नमस्कार साथियों, उड़ान परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एकेडमिक सेक्शन में 11th क्लास की कुछ चीजों को पढ़ेंगे हम लोग गणित में। हालांकि जो चैप्टर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये चैप्टर कई के नजरों में बड़ी कठिन होती है और स्टूडेंट को जल्दी से चैप्टर समझ भी नहीं आता। हालांकि मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको यह पूरी तरीके से आपके दिमाग पर इसे उतारा जाए। आप सबों से आग्रह होगा कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर इसमें आपको कहीं पर कोई कमी दिखे जहां पर कि आपको समझ में ना आए या फिर आपको अगर बहुत अच्छा भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ताकि आपका जो कमेंट है वो हमें अगली वीडियो को बनाने पर मजबूर करता है। तो आप सबों से ये मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो सेक्शन में जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। और आज का जहां तक ये क्लास की बात है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आपसे बस एक और आग्रह ये होगा कि आप धैर्य बना करके इस पूरी वीडियो को देखें। ऐसा ना कि स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम किलिंग हो रहा है, ये सोच करके आप वीडियो देखना छोड़ दें, ऐसा वाला काम ना करें। आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि अगर कोई टॉपिक थोड़ा कठिन है तो अगर उसको हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे, उस चैप्टर में अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। यही गलती हम करते हैं कि जल्दी जल्दी में पढ़ने लगते हैं और टॉपिक हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो है सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन। और ये 11th क्लास के जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, वो बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप एडवांस मैथ में यकीनन कुछ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे चैप्टर को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। आइए हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि स्ट्रेट लाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपने कक्षा 9 में जो चीजें आपने पढ़ी है वो आपको भली भांति ध्यान में होना चाहिए। अब मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ ध्यान समझिएगा। 9th में और 10th में ये दोनों जगह आपने पढ़ लिया। सबसे पहले आपने क्लास 10th में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा। निर्देशांक ज्यामिति मैं आज की इस वीडियो में पहले आपको इस निर्देशांक ज्यामिति में आपने क्या क्या चीज पढ़ा है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर मैं टोटल चैप्टर की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा क्लास हो जाएगा, इसलिए प्रयास करेंगे जो जरूरत की चीजें हैं वही हम लोग जाने। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपने क्या क्या चीज पढ़ा, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो भाई, एक दो शब्द आता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक शब्द आप सुने होंगे एक्स अक्ष और एक आप सुने होंगे वाई अक्ष। अब ये एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है? तो देखो, किसी भी तल में अगर मैं आर्गेंट प्लेन की बात करूं, किसी तल की बात करूं, उस तल में जो क्षैतिज रेखाएं होती है, कैसी रेखाएं होती है? क्षैतिज रेखाएं होती है। जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, कैसी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होती है, इस ऊर्ध्वाधर रेखाओं को लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। तो जो एक्स अक्ष किसको बोलेंगे? जो तल में क्या है? क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस कहेंगे। एंड जो वर्टिकल लाइन है, मतलब जो वाई अक्ष है, उसको हम लोग ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। ये बात तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो समझ में आ गई। अब एक चीज होता है नियामक या निर्देशांक। अब अगर बात में करूं, अगर इसको मैं निर्देशांक तल के रूप में, अभी क्या था? आर्गेंट प्लान था, समतल है। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको निर्देशांक तल के रूप में लाते हैं। तो कैसे लाएंगे? तो आपको पता है कि ये जो होता है ये y पॉजिटिव होता है ऊपर की ओर, और यहां पर y नेगेटिव होता है। ये जो होता है ये x पॉजिटिव होता है और ये जो होता है ये x नेगेटिव होता है। अब मैं अगर इसमें बात करूं कि x एक्सिस और y एक्सिस, यानी क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। या हिंदी में अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। समझा रही बात? क्या कहेंगे इसको? मूल बिंदु कहेंगे। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें, आगे इसमें पॉइंट निर्देशांक की बात करें, अगर हम इधर एक एक इकाई करके ले, 1 2 3 4 5, और इधर लेंगे तो माइनस में लेना होगा, -1 -2 -3 -4, ये हमने लिया। ऊपर की ओर अगर बात करें तो प्लस में 1 2
3 4 5। नीचे की बात करें तो माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमने ले लिया। अब ये पूरा क्या हो गया, ये निर्देशांक तल हो गया। अब निर्देशांक तल में हम लोगों को जानना क्या है, इसमें जानना है किसी बिंदु की स्थिति, क्या जानेंगे, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी बिंदु की स्थिति, जिसे उस बिंदु का क्या कहा जाता है, निर्देशांक कहा जाता है। किसी भी बिंदु की जो निर्देशांक तल में स्थिति होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर कोई एक बिंदु, मान लो मैं यहां पर ले लिया P, मैंने एक बिंदु यहां पर ले लिया P। अब आप देखिए इसका कि x और y अक्ष दोनों से क्या स्थिति बनता है। तो आपको ये दिख रहा है कि x एक्सिस पर जो ये बिंदु है ये कहां तक गया है, 4 तक गया है, तो x नियामक इसका क्या हो गया, 4 हो गया। वही अगर y नियामक की बात करें तो y पर ये कहां तक गया है, 2 तक गया है, तो y नियामक इसका क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगर ये अगर बात करें 4 और 2 का ये क्या है, तो ये इस बिंदु P का क्या है, निर्देशांक है। अब थोड़ा समझने की प्रयास करें। जैसे कि अगर कोई बिंदु P है और इसका जो निर्देशांक हमने यहाँ पर 4 और 2 आपने जो देखा, ये 4 क्या है, ये x नियामक है, क्या है, x नियामक है। और अगर बात करें 2 का, ये 2 क्या था, ये y नियामक है, 2 क्या है, y नियामक है। समझने की बात कीजिएगा, 2 जो है क्या है, y नियामक है। हमने क्या कहा, ये जो x है, ये x क्या है, इसको x नियामक लिखते हैं, x नियामक लिखते हैं, या इसको भुज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। या तो x नियामक बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, भुज कहेंगे। ये जो 4 है ये क्या है, x नियामक है, या तो क्या कहेंगे, ये भुज है। y की बात कर ले, y क्या है, ये y नियामक है, y नियामक है। और या फिर क्या, इसको क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो ये भुज हो गया और ये क्या हो गया, कोटि हो गया। अब समझना ये जो x y अक्ष है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव, ये जो पूरी बात अगर मैं करूं निर्देशांक के हिसाब से, ये इसको पूरे 4 भागों में ये बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। और हर एक भाग को क्या कहा जाता है, तो हर एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, हर एक भाग को, हर एक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, या आप इसको पाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पाद भी कह सकते हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद है, ये द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद है, ये तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद है, ये चतुर्थ चतुर्थांश या फिर चतुर्थ पाद है। तो इस तरीके से ये 4 पादों में बटा हुआ है। हर एक पाद को क्या बोलेंगे, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, या फिर कहेंगे चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं बात करूं उसके साइन की बात करूं, उसके चिन्ह की बात करूं कि हर एक चतुर्थांश में जो इसका चिन्ह होता है बिंदु का, वो क्या होता है। तो पहला चतुर्थांश जो है, इसमें बिंदु का चिन्ह होता है प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्यों हुआ, ध्यान से समझिएगा। पहला चतुर्थांश में अगर देखें तो x अक्ष किस में गया है, प्लस में है, y अक्ष किस में है, ये भी प्लस में है, इसीलिए दोनों किस में आ गया, प्लस में आ गया। इधर आकर के आप देखो, पहले क्या लिखते हैं भाई, पहले तो x अक्ष वाला लिखेंगे, फिर y अक्ष वाला लिखेंगे, इसीलिए चिन्ह भी पहले x अक्ष वाला फिर y अक्ष वाला। यहाँ पर दोनों चिन्ह बराबर था, इसीलिए प्लस प्लस यहाँ पर हो गया। इसमें अगर बात करें तो x अक्ष का चिन्ह किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, y अक्ष का चिन्ह किस में गया है, प्लस में गया है। तो दूसरे चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो माइनस प्लस होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें, इसमें देखो x किस में गया है, माइनस में गया है, y किस में गया है, माइनस में गया है। तो तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होगा। चौथे चतुर्थांश की अगर बात कर ले तो x किस में गया है, प्लस में गया है, y किस में गया है, माइनस में गया है। तो चौथे चतुर्थांश का चिन्ह जो होगा वो प्लस माइनस में गया है। अब यहां से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लो आपको 4 और -5 दिया हुआ है, और नॉर्मल सा बोला कि जो ए बिंदु है इसका निर्देशांक 4 और -5 है। आप बताओ ये 4 और 5 जो ए का निर्देशांक है, ये किस चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। बिंदु ए जो है ये किस चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। अब आपको जानना बड़ा आसान होगा कि एक का चिन्ह है प्लस और एक का चिन्ह है माइनस, और हम जानते हैं कि प्लस और माइनस चतुर्थ चतुर्थांश का क्या होता है, चिन्ह होता है। इसीलिए बिंदु कहां पर मिलेगा, चौथे पाद में मिलेगा या चौथे चतुर्थांश में मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको यहां तक की बातें जो होती है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया।
गया होगा। अब अगर हम एक्स नियामक की बात करें तो एक्स नियामक क्या होता है? एक्स नियामक जैसे मैंने आपको बताया तो एक्स नियामक वाई अक्ष से दूरी होती है। क्या होती है? एक्स नियामक वाई अक्ष से दूरी होती है। समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सर इस जगह पे जो आपने ये बता रहा था वो समझ में नहीं आया। फिर मैं प्रयास करूंगा अगली क्लास में पहले मैं आपको वो चीज समझाऊं फिर मैं आगे लेके चलूं। दोस्त एक ही चैप्टर पढ़ेंगे लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अन्य से अच्छी तरीके से आपको सबसे अलग होना है क्योंकि आप उड़ान परिवार से जुड़े हुए हो। अब ध्यान दो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि एक्स और वाई ये चीज है, तो अगर यहाँ पर ये एक्स नियामक जो हमने कहा इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एक्स नियामक कह रहे हैं। जैसे किसी बिंदु को ले लेते हैं, यहाँ हमने बिंदु लिया है ना, ये बिंदु हमने लिया है 4 और 2। मैं यहाँ बिंदु ले लेता हूँ, ये बिंदु को मैं पी कोई बात कर लेता हूँ, ये 4 है और ये 2 हमने ले लिया। तो पहला वाला को एक्स नियामक कहते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब दूसरा वाला अगर इसकी बात करूँ इसको क्या कहते हैं? वाई नियामक कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब समझो एग्जैक्ट में ये एक्स नियामक होता क्या है? ये एक्स नियामक वाई अक्ष से दूरी होती है। क्या होती है? वाई अक्ष से दूरी। किसकी दूरी? बिंदु की दूरी वाई अक्ष से, यानी जो बिंदु P है ये वाई अक्ष से कितना दूर पर है वही बताता है कौन? एक्स नियामक। और वाई नियामक क्या बताता है? तो वाई नियामक जस्ट इसके अपोजिट बताएगा कि एक्स अक्ष से कोई बिंदु कितना दूरी पर है, एक्स अक्ष से दूरी बताएगा। यानी अगर आप एक्स नियामक की बात करोगे तो वाई अक्ष से दूरी बताएगा और वाई नियामक की बात करोगे ये एक्स अक्ष से दूरी बताएगा। क्या बता दिए हम? अगर ये समझ नहीं आ रहा ध्यान से समझना। हमने कहा यहाँ 4 हमने क्यों लिखा? ये 4 क्या है? तो मैंने कहा 4 क्या है? एक्स नियामक है। और ये 4 क्या बता रहा है? वाई अक्ष से दूरी बता रहा है। तुम अप्लाई करके देखो, ये जो 4 है ये क्या है? इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो वाई अक्ष ये है ना, ये वाई अक्ष है। यहां से कितना इकाई गया है? 1 2 3 4, यानी कुल मिला के 4 वाई अक्ष जो ये है इससे 4 इकाई की दूरी पर ये बिंदु P है, इसीलिए इसका एक्स नियामक क्या होगा? वाई अक्ष से दूरी जितना भी। और वाई नियामक क्या होगा? एक्स अक्ष से दूरी। देखो ये बिंदु यहां पर है, एक्स अक्ष ये है, यहां से अगर दूरी इसका तय करेंगे क्या है? 1 और 2। यहाँ देखो 1 और 2 क्या है? अगर ये 2 यूनिट है इधर भी 2 यूनिट आएगा, तो बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितना है? 2 इकाई। तो ये हम लोग इसको बोलते हैं एक्स नियामक क्या है और वाई नियामक क्या है। ये मैंने आपको भली भांति समझा दिया। अगर अभी भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे आपको एक चीज नोट में याद रखना चाहिए, 2 बातें, कि अगर एक्स अक्ष की बात करें, ये सब कॉपी में एक एक चीज आप लोग नोट करेंगे। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है। क्या होता है? 0, यानी शून्य होता है, शून्य होता है। एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 यानी शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक। देखो भाई जैसे अभी एक्स अक्ष ले लिए, अब बताओ वाई नियामक इसका क्या है? वाई नियामक मतलब एक्स अक्ष से दूरी। तो बताओ इस बिंदु का एक्स अक्ष से क्या दूरी होगा? तो एक्स अक्ष पे ही है तो कोई दूरी नहीं होगा, 0 होगा। इसीलिए एक्स अक्ष पे वाई नियामक 0 और वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होगा? 0 होगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक को हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट रहा है तो आप हमें जरूर बताएंगे। और आप याद करो कि आपने क्लास 10 में क्या बेसिक चीजें आपने पढ़ रखा था। हम लोग उस टॉपिक की ओर जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, ध्यान देना। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, जिसको आप कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दूरी सूत्र इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये दूरी सूत्र क्या होता है भाई, समझने का प्रयास करो। दूरी सूत्र क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? हालांकि इस फॉर्मूला का जो प्रूफ होता है मैं यहां पर नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और क्लासेस अधिक हो जाएगी। ये 10th का टॉपिक है और अच्छा ऐसा करते हैं ना, आज मैं ये आपको प्रूफ कर देता हूं, है ना। आगे से आप ध्यान रखना कि अभी 11th में ज्यादा टॉपिक को हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। जो 11th का टॉपिक है उसको तो जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि ये 11th का टॉपिक नहीं है, ये 10th का ही टॉपिक है, इसीलिए 10th के टॉपिक को अगर यहाँ प्रूफ करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। और यदि आपकी इच्छा होगी कि नहीं सर प्रूफ कीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे,
आगे से हम प्रूव करेंगे। इसको मैं यहां बता देता हूं। देखो दूरी सूत्र क्या है, मान लो यहां पर एक बिंदु है P और इसका निर्देशांक है x1 y1 और यहां पर एक बिंदु है आर्गन प्लेन में तल में निर्देशांक तल में मैंने एक दो बिंदु में ले रहा हूं, एक P यहां पर है और यहाँ पर Q है, इसको x2 y2 इसका निर्देशांक ले लें, ठीक है। इस दोनों बिंदु को हमने मिला दिया। अब दूरी सूत्र ये निकालने को कह रहा है कि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, ये आप बताइए, ठीक है। तो देखो माना कि P इसका निर्देशांक क्या है x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ बराबर P से लेके Q की हमको दूरी निकालना है। ये दूरी आपने पढ़ा है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो इसी को आप क्या कह सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो हमने आपको समझा दिया कि ये अगर कोई दो बिंदु दिया है और इसका अगर आपको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप डिस्टेंस दूरी निकाल सकते हैं। पर ये कैसे हो, समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बिंदु P है यहां से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, और यहां से भी इस पे एक लंब डाल देते हैं। अब बताओ ये x1 y1 का मतलब क्या है, ये x नियामक है और x नियामक मतलब y अक्ष से दूरी, यानी ये वाला क्या है x1 और ये वाला पार्ट पूरा ये क्या है, ये y1 है। अब इस Q बिंदु से भी लंब डालते हैं, ये लंब मैंने यहां पर डाल दिया और ये लंब हमने इसको यहां से यहां पर मिला दिया। अब ये बताओ ये x2 का मतलब क्या है, तो y अक्ष से दूरी, यानी कि ये वाला पूरा दूरी कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये जो पूरा दूरी होगा ये वाला, ये दूरी पूरा क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये पूरा दूरी y2 और ये दूरी देखो क्या है y1 है, इसका मतलब यहाँ का ये दूरी भी क्या होगा y1 इधर वाला, और चूंकि ये पूरा दूरी x2 है तो ये पूरा दूरी भी क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये पूरा दूरी है ना। और यहां से लेके यहां तक की दूरी देखो क्या है, ये x1 पहले से आपने P के हिसाब से आपने यहाँ x1 लिखा है, हमको PQ निकालना है। अच्छा अगर ये इस पे हमने लंब डाला है, ये हमने लंब डाला है तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री होगा, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। तो अब ध्यान रखो कि A यानी कि PAQ की अगर बात करें तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हुआ और समकोण त्रिभुज में हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। अब आप बताओ समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकालेंगे, PQ निकालेंगे, तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर क्या है, ये PA है तो PA का होल स्क्वायर, PA का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है A से लेके Q तक की दूरी है AQ का होल स्क्वायर, AQ का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को अगर करेंगे ध्यान दो PQ बराबर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट PA, हमें निकालना है P से लेके A तक की दूरी। देखो ये पूरा है कितना x2 और ये कितना है x1, ये पूरे x2 में इस x1 को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, निकलेगा ना। यानी इस दूरी की अगर बात करें तो दूरी क्या है x2 माइनस x1 है ये दूरी, तो इसका क्या रखेंगे x2 माइनस x1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस AQ, ये वाला दूरी निकालना है। ये पूरा y2 है और ये देखो y1 है, तो ये वाला सिर्फ क्या होगा y2 माइनस y1 होगा, y2 माइनस y1, तो इसको क्या रखेंगे y2 माइनस y1 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो PQ बराबर यहां पे क्या हो जाएगा फाइनल x2 माइनस x1 का मतलब ये भी आप कह सकते हैं, ये आपका निकल गया क्या दूरी सूत्र निकल गया, या फिर आप इसका उल्टा भी करेंगे तो स्क्वायर में कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी चलेगा। ये दोनों ही क्या है आपका दूरी सूत्र है और कैसे ये दूरी सूत्र आता है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। हालांकि हर एक टॉपिक पे हम लोग इस चीज को लेके नहीं चलेंगे, उस टॉपिक को जरूर चलेंगे जो कि 11th का टॉपिक है। ये जो बातें हैं ये 10th की बात है, आपने 10th क्लास में सारा चीज प्रूव कर रखा होगा, है ना। अगर आपने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, अभी भी मौका है, आप 10th क्लास के इस टॉपिक को निकाल करके देख सकते हैं और बिना इसके 11th क्लास के इस चैप्टर को पढ़ना भी नामुमकिन है। ये जानकारी आपके पास होना ही चाहिए, इसीलिए मैं ये जानकारी आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई दूरी सूत्र की बात। अगर आपको ये चीज अभी समझ नहीं आया तो
आप क्या करें, वीडियो को बैक करके फिर से देखें, है ना, पॉज करो, इस चीजों को पहले लिख लो, फिर से वीडियो बैक करके दोबारा इस वीडियो को देखो, चीजें आपको समझ में आएगी। मैं अगर रिपीट करूंगा तो जिनको समझ में आ गया उनको बोर फील होगा, है ना, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दूरी सूत्र को मैंने आपको समझाया। अब दूरी सूत्र के बाद जो अगला आता है इसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, जिससे कि आप हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। तो मेरे ख्याल से विभाजन सूत्र भी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे क्लास 10 में, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चीज को, है ना। अगला होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र, जिसको क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन जब भी होगा तो दो तरह से होगा, एक अंतः विभाजन होगा और एक क्या होगा, बाह्य विभाजन होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर ये समझा दे रहा हूँ, प्रूफ मैं इसका नहीं करूंगा, जिसको आवश्यकता हो मुझे कमेंट करेंगे, पर्सनली मैं उन्हें बताने का प्रयास करूंगा, या ज्यादा जरूरत हुआ तो अगले वीडियो में बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि कोई P है, x1 y1, ये इसका निर्देशांक है, और यहाँ पर ये Q है, x2 y2, ये इसका निर्देशांक, दोनों को मिला है। अब इसके बीच में कोई बिंदु R है ना, कोई बिंदु R है जो इस पूरे लाइन को m अनुपात n के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। हमने क्या कहा, माना कि दो बिंदु है, माना कि R दो बिंदु है, दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है। तो इस स्थिति में जो R का निर्देशांक होगा वो क्या होगा, R का निर्देशांक, ध्यान देना मैंने क्या कहा, एक PQ एक लाइन है, एक रेखा है, और इस रेखा को ये जो R बिंदु है ये m अनुपात n में बांट रहा है। मतलब कि अगर ये दूरी m है तो ये दूरी क्या है, n है, इस m और n के अनुपात में इस रेखा को ये बांट रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो R का निर्देशांक होगा, ये निर्देशांक क्या होगा, इसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो याद रखना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन x2 और n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये जो होगा ये इसका निर्देशांक होगा, m x2 n x1 m प्लस n, m y2 n y1 और m प्लस n। उम्मीद करते हैं तो ये चीजें तो क्लियर है। अब ध्यान दो, ये तो हो गया R का निर्देशांक किस स्थिति में होगा, ये अगर इसको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो एक कंडीशन और आता है इसमें कि सब चीज सेम रहता है, लेकिन ये R इस रेखा को बाह्य विभाजित करती है। अब ये बाह्य विभाजित कैसे होता है ये समझना, ये तो हुआ कि m और n के अनुपात में काम होती है। अब देखना बाह्य विभाजित कैसे होता है, मैं इसी में आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे कि ये P है और यहां पर एक बिंदु ये Q है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2, ठीक। अब यहां से ये R है, ये R क्या कर रहा है, इसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। कैसे, यानी यहां से लेके P से लेके R तक की दूरी अगर m है तो Q से लेके R तक की दूरी क्या है, n। ऐसे करके इसको बाह्य विभाजित कर रहा है। इस स्थिति में ये R का निर्देशांक क्या होगा, वो यहां से देखो, यदि ये क्लियर, परंतु यदि R रेखा PQ को बाह्य रूप से विभाजित करता हो
तो आर का निर्देशांक अगर बाह्य रूप से कर रहा है तब आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो जो चीजें वही रहेगा उस माइनस हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n my2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस n। ये जो है आपका ये हो गया आर का निर्देशांक कब? जब ये इसको बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र जिसमें कि कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को एक तीसरी बिंदु m अनुपात n के अनुपात में एक बार अंतः विभाजित कर रही है और एक बार बाह्य विभाजित कर रही है। इस स्थिति में उस तीसरे बिंदु r का निर्देशांक क्या होगा वो मैंने आपको विस्तार समझाया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से सारी चीजों को नोट करेंगे ताकि सवाल बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो ये हो गया विभाजन सूत्र। अब इसी में एक सूत्र देखिए, एक चीज मैंने छोड़ दिया पीछे, फर्स्ट वाले टॉपिक जो हमने जहां पर हमने ये निर्देशांक को समझा था और नियामक को समझा था, वहां पर जब मैंने विभाजन सूत्र के पहले दूरी सूत्र स्टार्ट किया था वहां पर समझ लेना था कि किसी भी बिंदु का हेडिंग है, किसी बिंदु शॉर्ट में इसमें मैं बता देता हूं, किसी बिंदु P x y का मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, जैसे कि मान लो कोई अगर ये है, आपको पता है कि जो मूल बिंदु O होता है इसका निर्देशांक 0 0 होता है। कोई एक बिंदु यहाँ पर P है, x और y इसका नियामक है। अगर इसकी बात किया जाए, इसके दूरी का क्या होगा, OP की बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए अंदर। अब आप x2 माइनस x1 जब करेंगे तो 0 है, इसका तो कुछ रहेगा नहीं, तो सीधा x² प्लस y² मिलेगा। तो किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो उस बिंदु के दोनों नियामक को वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है। अब एक होता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र, इंग्लिश में कहेंगे इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे कि मिड पॉइंट का क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो एक रेखाखंड यहाँ पर एक ले लेता हूं मैं A और ये लेता हूं P। अगर इसके मध्य बिंदु मान लो तो इसका मध्य बिंदु है P और इसका है x1 y1 निर्देशांक और इसका है x2 y2। ये तो आपको बोलेंगे P जो है ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु P का निर्देशांक, तो ध्यान दीजिएगा x पहला वाला नियामक क्या है? x1 इसका पहला नियामक x वाला क्या है? x2। दोनों को जोड़ेंगे पहला वाले को और भाग लेंगे दो से, कॉमा, फिर ये y1 इसका और प्लस में ये y2 अपॉन में क्या करेंगे, ये जो निकलेगा ये इसका निर्देशांक निकलेगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक। यानी x नियामक, दोनों बिंदु के x नियामक को जोड़ के दो से भाग देंगे और दोनों बिंदु के y नियामक को जोड़ करके दो से भाग देंगे। जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा क्या होगा? उस मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़ा ये वो पॉइंट है जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ रखे होंगे और हमने इसका यहाँ पर क्या किया? रिवीजन किया, ताकि आपको ये जो सरल रेखाएं चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पीरियड में आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। अगर आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में नहीं भी आया है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिखें सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं आगे प्रयास करूंगा थोड़ा आपको समझाते हुए निकलने का। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ चीजों को इग्नोर भी करेंगे। और भाई देखो, आपके लोकल कई क्लासेस है, आपके खुले डूबर बाजार में ये क्लासेस स्थित है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बाजार विकास करे, आपका संस्थान विकास करे, ये पूरा उड़ान परिवार आपका है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सबके साथ इसको शेयर करो। एक नॉलेजफुल टॉपिक मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, सबके साथ शेयर करो, सबको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत ही जल्द इसके अगले सेशन में मैं मिलूंगा, इसी में अगले वीडियो में मिलूंगा आगे के टॉपिक को पढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।